है कि जो लोग 1932 के बाद यहाँ आ गए और यहाँ रह गए, उनको अगर 20% हम आरक्षण देते हैं सरकारी नौकरियों में, तो एक बात कहना पड़ेगा कि साहब फिर आपका डोमिसाइल यहीं का होगा, आप दो डोमिसाइल नहीं रख सकते हैं। अब आप आइए रियल बात पर, सही बात पर कि नियोजन कैसे होगा। देखिए, एक तो बीजेपी के बारे में आप समझ लीजिए कि बीजेपी को नियोजन करना नहीं है, क्योंकि वो एक फासिस्ट संगठन है, वो लोग विभेद की राजनीति करते हैं। मैंने कहा कि अगर ये 3 काम करोगे तो जेएमएम बचेगी, आपके कुछ भ्रष्ट नेता जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जेएमएम बच जाएगी। ये 3 काम नहीं करोगे तो 10 साल के बाद आप पूरे समाप्त हो जाओगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो लोग ले आए, जो यहाँ के आदिवासी हैं वो इसलिए लेके आए कि आप काम करोगे, और आप काम कर नहीं रहे हो। आप टाटा की गोद में जाके बैठ जाते हो। आप एक्सएलआरआई के 2-4 प्रोफेसरों को, जिनको कोई अकल नहीं है, ना समाज समझते हैं, ना इकोनॉमिक्स समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, उनको बिठा के, जिनके ओरिएंटेशन में ही टाटा, अंबानी और अडानी है, उसके हिसाब से वो कोई बात करते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, और आज हम बात करेंगे झारखंड की नियोजन नीति और स्थानीय नीति की चर्चा आजकल आप खूब ही सुन रहे होंगे, इसलिए कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने, जो पूर्व की सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी, उसको उन्होंने रद्द कर दिया था और कहा था कि हम एक नए नियोजन नीति के साथ लेकर आएंगे और इस राज्य के युवाओं को जो है हम नौकरी देंगे, और इस साल जो है वो नौकरी का साल होगा। लेकिन आज आपने अखबारों में देखा होगा कि सरकार ने एक बार फिर से अपना स्टेटमेंट चेंज किया है और कहा कि 2016 से पहले जो नियोजन नीति है उसी पर हम भर्तियां शुरू करेंगे, और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ये मामला क्या है, क्यों पिछले 20 साल से स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर इतना घमसान मचा हुआ है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन इस मुद्दे पर हमेशा कहीं ना कहीं वो डरती है, या इस मुद्दे को जो है एक राजनीति में खिलौने की तरह इस्तेमाल करती रहती है। इस पर हम समझेंगे, इस पर इसलिए कि जब हम पार्टियों से बात करती हैं तो एक तरफा केवल आप जो है बात होती है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे साथ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं, और एक समाजसेवी और एक्टिविस्ट भी हैं जो हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखा है, और आपने सुना ही है, तो इसलिए हमने इनसे आज बात करेंगे। सर, आपसे बातचीत करने के लिए स्वागत है। और पहला सवाल कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्यों पार्टियां या डर रही हैं या इसको खत्म करना नहीं चाहती हैं? बुनियादी चीज़ें क्या है? बुनियादी चीज़ें ये हैं कि आपने इतिहास पढ़ा है कि नहीं, आपने विज्ञान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और आपने संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये सबसे बुनियादी बात है। इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि समाज में जो विभेद आज है, जिसकी वजह से हमको ये स्थानीय नीतियाँ या आरक्षण की बात या नियोजन में जो दिक्कतें आ रही है, वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मुश्किल हुई है, कुछ लोग छूट गए हैं, कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं। आपको उसको एड्रेस करना है, आपको उसको, वो जो विषमता है उसको ख़त्म करना है। उसके लिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, तब आपको जेनेसिस पता चलेगा। विज्ञान आपको उस इतिहास को, कि वो इतिहास कितना सही है, अगर इतनी बात आप समझ गए तो फिर आपको ये ध्यान होगा कि 200 साल हम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेज़ों से के गुलामी के ख़िलाफ़, और हमने उस दौरान अपने मूल्य बदले, और जो मूल्य बदले उसको हमने संविधान में जगह दी। तो संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू लाइव विद डिग्निटी, मतलब जीवन का अधिकार है उसके सम्मान के साथ। फिर आर्टिकल 19 ये कहता है कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान का, वो किसी भी क्षेत्र में जाके बस सकता है ना, कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, किसी भी क्षेत्र में बस सकता है। अब अगर इतनी बात, ये बुनियादी बात है, अगर ये बुनियादी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया, तब इसी बुनियादी बात, माने इसी घेरे के अंदर में आपको कोई ऐसी व्यवस्था बनानी है जो सबके लिए न्यायप्रद हो, सबके, मतलब जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इक्विटेबल एंड जस्टिसिएबल। अगर संविधान में आप देखें तो संविधान आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सब लोग लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। फिर ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, या आपको प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, या सेक्स के आधार पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए। ये संविधान वही में कुछ लोगों को प्रिविलेज भी कहते हैं। एग्जैक्टली। और
फिर आर्टिकल 16 में जाइए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। क्यों इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है? इसलिए करता है कि कहीं ना कहीं से जो सामाजिक जो एक इतिहास चला है मानव सभ्यता का, उसमें कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं किसी कारण से, कुछ लोग छूट गए हैं, तो आपको न्याय करना है। इसलिए वो संविधान में ये सारी व्यवस्था है। जब इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में अगर स्पष्ट हैं और आपका बिल्कुल कन्विक्शन है कि साहब हमको न्याय करना है, तब तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तब आप देखें कि अगर 1932 का भी अगर हम समय लें, 1932 का भी अगर स्थानीय नीति के लिए समय लें, तो मुझे नहीं लगता है कि जो 4000 वर्षों से मान लीजिए कि जो लोग छूट गए हैं या जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो हम सामाजिक व्यवस्था बनाए या सांस्कृतिक व्यवस्था बनाए, उसके चलते जो लोग पीछे छूट गए, ठीक है, आर्थिक नियोजन में, तो 1932 भी शायद उनके साथ न्याय नहीं करेगा। लेकिन अगर 1932 के बाद का कोई अगर हम समय लेते हैं, तब लगेगा कि साहब नहीं, ये 1932 के लिए बताता है। 32 के बाद का अगर कोई थोड़ा सा 1932 के बाद का अगर कोई समय ले तो शायद कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। 1932 एक ऐसा समय है जिसको लगता है कि अगर हम नेगोशिएशन टेबल पर सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा दें, जिसमें आदिवासी एक तरफ हैं, दूसरे लोग जो यहाँ आए हैं वो लोग भी, तो हमको लगता है कि शायद एक कंसेंसस बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। कि देखो, अगर 1932 के बाद अगर हम लेते हैं तो जो यहाँ के जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी हैं, वो छूट रहे हैं या वो छूट जाएंगे। इसमें छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? हम आते हैं उस पर, हम आते हैं कि अगर आप 1932, आप लोगों के लिए चिंता यह है कि अगर 1932 का खतियान अगर हम लेते हैं स्थानीयता के लिए, तो बाद में जो लोग आए या उसके आसपास जो लोग आए, जो बाहर से आए, उनका क्या होगा, है ना? तो पूरे देश में व्यवस्था अभी क्या है? पूरे देश में सरकारी नौकरियों के लिए व्यवस्था है कि बाहर के लोग 20% अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वो 20% जो है यहाँ जो लोग आ गए हैं उनके लिए सुरक्षित कर दीजिए, सारे लोगों के लिए नहीं। यानी कि मैंने यूपी के लोग, महाराष्ट्र के लोग या केरला के लोग भी आ जाएंगे उस 20% में, ऐसा ना करें। आप 20% बिल्कुल सुरक्षित कर दें जो लोग बाहर से यहाँ आ गए हैं, जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो यहाँ के, बिल्कुल मान लीजिए। लेकिन एक शर्त है कि जो लोग 1932 के बाद यहाँ आ गए और यहाँ रह गए, उनको अगर 20% हम आरक्षण देते हैं सरकारी नौकरियों में, तो एक बात कहना पड़ेगा कि साहब फिर आपका डोमिसाइल यहीं का होगा। आप 2 डोमिसाइल नहीं रख सकते हैं, आप 2 जगह डोमिसाइल नहीं रख सकते हैं। आपको अपना डोमिसाइल, मतलब आपका कमिटमेंट आना चाहिए कि आप झारखंड में हैं और झारखंडी हैं, नहीं तो फिर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको 20% पर क्लेम करने का हक है, क्योंकि वो कानून है इस देश का। हम पूरा का पूरा 100% सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर हम लोग 3rd या 4th जो ग्रेड है उसको अगर यहाँ के लिए सुरक्षित कर लिए तो उसमें कर दे, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जब तक आप उनके लिए आरक्षण नहीं करिएगा, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तब तक जो छूट गए हैं उनको आप बराबर कैसे लेके आइएगा? उनको तो लाना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। नहीं, वो सारी व्यवस्था तो है, लेकिन उस व्यवस्था को बनाने से पहले तो ये जो चीज़ें हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि आज खतियान के नाम पर, ए के नाम पर किस तरीके से राजनीति में हंगामा। लेकिन जेएमएम का कुछ और कमिटमेंट है। बीजेपी ने भी जो स्थानीय नीति बनाई, पूर्व सरकार, उन्होंने 1985 का कटअप रखा। तो 1985, 1932 या फिर जब 2000 में झारखंड बना, तो 2000 क्यों नहीं? कोई तो स्पष्टता होनी चाहिए ना। नहीं, देखिए 2000 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ये समझिए कि संविधान जब हम लोग बनाए तो बहुत सारी बेईमानियां हुई संविधान में। आपको शायद ये पता होगा कि महतो जो लोग हैं उनको बना दिया गया आर्यन, मतलब उनको जोड़ दिया गया जो कुर्मी हैं बिहार के या यूपी के उनके साथ, जबकि वो है नहीं, वो तो आदिवासी हैं। तो इनजस्टिस आप देखेंगे इतिहास में इनके साथ इनजस्टिस बहुत हुआ है। उस इनजस्टिस को ठीक करने के लिए आप 2000 को कट ऑफ डेट नहीं बना सकते हैं। आप अपनी बात करिए कि भाई आप आर्टिकल 19 को उठाइए और कहिए कि भाई हमको तो कहीं भी बसने का हक है और हमको रोजगार मिलना चाहिए, मैंने राइट टू ऑक्यूपेशन हमको भी है, राइट टू क्या नाम है सरकारी नौकरियों में हमको भी जगह मिलनी चाहिए। आप ये बात करिए, आप अपनी बात करिए, आप उनकी बात मत करिए कि 2000 अगर कट ऑफ होगा तब 2000 अगर कट ऑफ होगा तो आप उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं। वो आपके साथ कम्पीट करने की हालत में है कहाँ? जिनको आपने छोड़ दिया, आप बताइए कि कितने आदिवासी जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं झारखंड में? आप एक नाम बता सकते हैं? बड़ी मुश्किल होगी शायद। एक नाम बताइए जो आदिवासी कंपनी सेक्रेटरी हो, बहुत मुश्किल होगी खोजने में। डॉक्टर शायद कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि उनको जब आरक्षण दिया गया और उनको जब मेडिकल कॉलेजेस में क्या नाम है उनको दाखिला मिला तो कुछ डॉक्टर्स हो गए। इंजीनियर्स बहुत नहीं मिलेंगे, अभी भी गिने चुने इंजीनियर्स आपको आदिवासी मिलेंगे। कैसे ले आएंगे आप उनको बराबर? 2000 को अगर कट ऑफ बनाते हैं तो आप यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ बिल्कुल अन्याय करते हैं।
लेकिन आप 1932 को अगर कट ऑफ डेट बनाते हैं, मतलब कट ऑफ ईयर, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होता है। क्योंकि आप अगर इस तरीके से देखें, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि टाटा बनी तो नौकरी किसको मिली? बाहर के लोगों को। टाटा ने जमीन किसकी ली? आदिवासियों की। 25 बाई 25 माइल जमीन जो है वो पूरे आदिवासियों को उन्होंने ली। बनाया क्या? एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी जिसमें आप भी रहते हैं और मैं भी रहता हूं। हम लोग दोनों झारखंडी नहीं हैं, ये बात तो सही है। हम लोग दोनों बाहर से आए हैं। तो सबसे ज्यादा टाटा के बनने का फायदा किसको मिला? जो बाहर के लोग हैं, इस देश के दूसरे राज्यों के जो लोग हैं, जिसमें बिहार भी है, जिसमें यूपी भी है, उनको मिला। स्थानीय लोगों को तो नहीं मिला। मैं ऐसे स्थानीय एक 15 साल की लड़की को जानता हूं जो खाली हाथ खाली पांव से, उसकी तस्वीरें इन लोगों ने लगा के रखी है, टाटा वालों ने खुद। नोआ मुंडी माइंस में वो काम कर रही है, बिना चप्पल के और बिना किसी प्रोटेक्शन के। तो आपने तो उसको, एक तो उसका जमीन ले लिया और फिर उसको मार्जिनलाइज किया। केवल यहीं तो नहीं हुआ, ये बोकारो में हुआ है, ये धनबाद में हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम में हुआ है, हजारीबाग में हुआ है। आप जहाँ जहाँ जमीन आदिवासियों की ली गई, आप वहाँ देख लीजिए, चाहे कोल इंडिया में चले जाइए या HEC, जहाँ भी ज़मीनें ली गई, आदिवासी की ज़मीन ली गई, लेकिन आपने उनका नियोजन नहीं किया, तो कैसे करेंगे उनके साथ न्याय? तो अभी जो 20 साल से मौका मिला है नियोजन के लिए, तो वही तो बात हो रही है ना। बात उसी पर है कि स्थानीय और नियोजन पर कोई भी जो भी सरकारें आई वो स्पष्ट अपनी जो है नीति क्यों नहीं बना रही है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, ये तरह केवल राजनीति। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसका अगर मैं जवाब दे दूं तो मुझे लगता है कि तब ये जो दिमाग में एक लोगों के एक फितूर है कि 2000 नहीं होगा, 1932 हो गया तो हम छांट दिए जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सरकारी नौकरियां हैं कितनी जिसमें आपका नियोजन होने वाला है। मान लीजिए कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड हम रिजर्व भी कर दें, नहीं भी करें, तो कितनी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में कितनी नौकरियां हैं? और आप देख लीजिए कि जो गस्टेड जो पोस्ट्स है उसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और वो करीब करीब आप देख लें कि उसमें गलती से कुछ रिजर्वेशन के चलते कुछ आदिवासी जाते हैं, बाकी सब तो दूसरे लोग आते हैं। एम आई राइट? इसमें तो कोई शक नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि 3rd और 4th भी अगर हम ओपन कर दें, तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि भाई उनको ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे वो मार्जिनलाइज्ड हैं इतने सालों से, आप वैसे ही छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल अन्याय है, ये तो नहीं हो सकता है। अब आप आइए रियल बात पर, सही बात पर, कि नियोजन कैसे होगा। देखिए, एक तो बीजेपी के बारे में आप समझ लीजिए कि बीजेपी को नियोजन करना नहीं है, क्योंकि वो एक फासिस्ट संगठन है। वो लोग विभेद की राजनीति करते हैं। लेकिन जेएमएम भी कहाँ कर पाए? हाँ, अब हम जेएमएम पर आते हैं। क्योंकि वो फासिस्ट है, इसलिए वो न्याय नहीं कर सकते हैं। जेएमएम फासिस्ट नहीं है, लेकिन जेएमएम और बीजेपी में एक बहुत, और बाकी सभी राजनीतिक दलों में एक सिमिलैरिटी है कि सारे राजनीतिक दल करप्ट हैं, सारे राजनीतिक दल मॉरललेस हैं। लेकिन मैं जेएमएम पर आता हूँ, क्योंकि आपका सवाल कॉन्सेंट्रेटेड है कि जेएमएम क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने इसी, हाँ एग्जैक्टली, जेएमएम एक फासिस्ट संगठन नहीं है। मतलब कि जेएमएम में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो मॉरललेस संगठन है, और उसमें करप्ट लोग हैं, जैसे बीजेपी में है, कांग्रेस में है, किसी और संगठन में है, CPM CPI में है, उसमें थोड़ा कम है, लेकिन ये तो बिल्कुल करप्ट लोगों का संगठन है। अब मान लीजिए कि अगर 3 चीज़ें ये करें यहाँ पे, एक स्थानीयता की नीति को ये परिभाषित कर दें, 2 नियोजन का एक प्लानिंग कर लें, एक प्लानिंग कमीशन बना लें स्टेट का भी, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि हम प्लानिंग कमीशन बनाने वाले, आप भी बना सकते हैं। और इस राज्य में ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं जिनको लेके आप एक कमेटी बना सकते हैं प्लानिंग कमीशन का। जॉन द्रेज हैं, इतने नामी गिरामी इकोनॉमिस्ट, हम लोग सब जानते हैं, उनकी किताबें हैं, पढ़ते हैं, और एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी हैं। वो लोगों के साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, उनको कोई किसी तरह की कोई अहंकार उनके ये में नहीं है। और मैं 100 ऐसे एक्टिविस्टों का, कुछ फादर्स हैं, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 100 ऐसे लोगों का नाम आपको बता सकता हूं जिनको लेके अगर एक कमेटी बना दी जाए तो झारखंड की एक नियोजन नीति बन जाएगी, जिसमें सबके साथ न्याय हो जाएगा। फिर इच्छा शक्ति किताब, हाँ एग्जैक्टली, एक किताब है जयपाल सिंह मुंडा की, वो आपका बेस वर्क के रूप में काम करेगा। सबसे बुनियादी चीज़ है वो कि उसको आप लीजिए, उसको पढ़िए, 100 लोगों की कमेटी बनाइए। लेकिन ये करते क्या है, ये चले जाएंगे टाटा के पास। इनका पूरा ओरिएंटेशन जो है वो कॉरपोरेट वाला है, क्योंकि उसे चंदा मिलता है। ये टाटा के पास चले जाएंगे, अडानी के पास चले जाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे, लेकिन अपनी नियोजन नीति, इनकी प्लानिंग कमीशन नहीं है, इनकी नियोजन नीति नहीं है, और इनके पास जो लोग हैं अच्छे लोग, उनकी कोई कमेटी इन्होंने नहीं बनाई। तो पहला मैंने कहा कि स्थानीय नीति अगर ये तय कर दें, दूसरा ये नियोजन की अगर कोई प्लानिंग कर लें, और तीसरी बात महतो को अगर ये आदिवासी मान लें
तो इस झारखंड का मतलब यहाँ के लोगों का और पूरे झारखंड का कायाकल्प हो जाएगा। मतलब जो हम 20 सालों में नहीं कर सके वो हम 5 सालों में कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे और दो और बात बताते हैं कि नहीं करेंगे तो होगा क्या, हम कॉन्सिक्वेंस भी बताते हैं। ये नहीं करेंगे इसलिए कि इनके जो लीडर हैं उनको जो ठाट बाट मिला हुआ है वो चला जाएगा। मतलब आप ये समझें कि अगर महतो आदिवासी समूह के रूप में रिकॉग्नाइज हो गया, स्थानीय नीति बन गई स्थानीयता की, और नियोजन बन गया, तो इनका पूरा लीडरशिप बदल जाएगा। ये जो लीडर आज एमएलए बन के घूम रहे हैं और मंत्री बन के, ये नहीं रहेंगे। फिर तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा। इनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, झारखंड के साथ न्याय होगा। इनके साथ अन्याय हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये तो करना नहीं चाहते हैं। ये जो लोग हैं इनको जो ठाट बाट मिला हुआ है, ठाट बाट छोड़ेंगे नहीं। और ठाट बाट नहीं, अगर जब तक ठाट बाट नहीं छोड़ेंगे तो ये करेंगे नहीं। करने का मतलब ये है कि इनकी ठाट बाट चली जाएगी, इनका पूरा लीडरशिप बदल जाएगा। तो आप समझिए, अगर ये 3 चीज़ें करते हैं, स्थानीयता की नीति बनाते हैं, नियोजन करते हैं और महतो को आदिवासी का दर्जा देते हैं, तो इनका लीडरशिप बदल जाएगा, जेएमएम का कैरेक्टर बदल जाएगा। लेकिन एक फ़ायदा है, जेएमएम बच जाएगी। लेकिन ये अगर नहीं करते हैं तो मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए कि जेएमएम 10 साल नहीं बचेगा, 10 साल के बाद नहीं बचेगा। अच्छा, अभी तक तो इसी जब आपने बोला जेएमएम की बात जब पॉलिटिकली हो रही है, पार्टियों की हो रही थी, आप हमेशा जेएमएम की सरकार की बातें करते थे कहीं ना कहीं कि बीजेपी को हटाना है, और अब अचानक जो है आप जेएमएम से मोह भंग हो गया। क्या कारण क्या है इसके पीछे? इसलिए कि मैंने कई सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं जो आप नहीं, आपने मिस इंटरप्रेट किया मुझे। देखिए, मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल आदमी हूँ। मतलब वो एक नागरिक, मैं एक वकील हूँ और मेरा भारत के संविधान पर बहुत विश्वास है। इसके अलावा मैं गांधीयन हूँ। तो मैं जो हूँ, मेरा जो कमिटमेंट है वो जस्टिस के साथ है। मैं एक डेमोक्रेट हूँ, मैं एक गांधीयन हूँ, और वकील होने के नाते मेरे अंदर जो है जस्टिस और इक्विटी का जो सेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जब हम बीजेपी का विरोध करते थे या करते हैं, अभी करते हैं, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। बल्कि अगर सबसे ज़्यादा मैं विरोध करता हूँ तो बीजेपी का, वो लोग सरकार में हो या नहीं हो, क्योंकि मैंने कहा कि ये अच्छा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका जीन खराब है। तो जेएमएम में कौन सी लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने कहा ना कि वो फासिस्ट हैं बीजेपी वाले, क्योंकि अच्छा नहीं कर सकते हैं, उनका सिद्धांत खराब है। इनके पास सिद्धांत नहीं है, जेएमएम के पास फर्क समझिए, उनका सिद्धांत खराब है, इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। इनके पास करप्ट लोग हैं, इनके पास बेवकूफ़ माने अनपढ़ किस्म के लोग हैं। इनमें सुधार हो सकता है, अगर अच्छे लोग जाएं तो जेएमएम सुधर सकती है। तो जेएमएम से हमारी उम्मीद थी कि भाई बीजेपी को हराओ। मैंने कहा कि अगर ये 3 काम करोगे तो जेएमएम बचेगी, आपके कुछ भ्रष्ट नेता जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जेएमएम बच जाएगी। ये 3 काम नहीं करोगे तो 10 साल के बाद आप पूरे समाप्त हो जाओगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। ये कोई मोह भंग की बात नहीं है, ये मेरा वही कमिटमेंट बोल रहा है। वही मेरा जो कमिटमेंट है जस्टिस और इक्विटी के प्रति, वही कह रहा है कि आप अगर न्याय नहीं करोगे या आपको जिस काम के लिए आपको चुना गया अगर नहीं करोगे तो आपका ये हस्र हो जाएगा। बीजेपी रहेगी क्योंकि वो एक विभेद की राजनीति करती है, कुछ लोग उसके साथ बने रहेंगे, लेकिन आप वैसी पार्टी नहीं हो, आप दूसरे किस्म की पार्टी हो। और आपको लोग ले आए जो यहाँ के आदिवासी हैं, वो इसलिए लेके आए कि आप काम करोगे, और आप काम कर नहीं रहे हो। आप टाटा की गोद में जाके बैठ जाते हो। आप एक्सेलआरआई के 2-4 प्रोफेसरों को, जिनको कोई अकल नहीं है, ना समझते हैं, ना इकोनॉमिक्स समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, उनको बिठा के, जिनके ओरिएंटेशन में ही टाटा, अंबानी और अडानी है, उसके हिसाब से वो कोई बात करते हैं। आपने किया क्या जब से आपने सरकार बनाया? आपने कोई एक ऐसी कमेटी बनाई, अच्छी कमेटी, जो स्थानीयता के बारे में कुछ करे, नियोजन के बारे में कुछ करे, महत्व के बारे में कुछ करे, दूसरी जो समस्याएं हैं झारखंड में उसके बारे में कुछ करे? आपने कुछ किया? आपने नहीं किया, जबकि ये कर सकते हैं। हमने कई बार इनको ट्वीट किया कि इकोनॉमी के मामले में हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, मतलब स्टेट, केंद्र जो है हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकती है। केंद्र के जो पैसे आते हैं वो कंडीशन से आते हैं, केंद्र कहती है कि आप इस पैसे को इस तरीके से खर्चा करते हैं गाइडलाइंस के साथ। आई मीन हु आर यू टू गिव मी अ गाइडलाइन? केंद्र का जो पैसा आता है, एक तो पैसा उनका नहीं है, वो तो एलोकेशन है। इस देश के लोगों का पैसा आप एलोकेट करते हो, जो हमारा हक है वो हमको देते हो। कायदे से तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, कायदे से वो पैसा हमको कलेक्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स नहीं होता, तो इनकम टैक्स मान लीजिए कि सेंट्रल कानून नहीं होता, तो हम कलेक्ट करते हैं।
जीएसटी अगर सेंट्रल कानून नहीं होता तो हम कलेक्ट करते? पहले करते थे। जीएसटी का तो हम ही करते थे। आपने जबरदस्ती ये कानून बना के आपने हमारा हक ले लिया, तो आप क्या पैसा अपनी जेब से देते हो? आप मेरा पैसा हमको देते हो। मेरा पैसा जब हमको देते हो तो हम उसका नियोजन करेंगे कि तुम उसका नियोजन करोगे? तुमको कैसे पता कि हमको स्थानीय स्तर पर हम कौन सी समस्याएं फेस कर रहे हैं और हमको पैसे का कहाँ इस्तेमाल करना है, सदुपयोग करना है? मैं कहूँ ज़्यादा सही शब्द अगर इस्तेमाल करूँ, हमको सदुपयोग करना है। तुम कौन हो? तुम कहोगे कि हम करप्शन करें तो हम करप्शन करेंगे। इट इज़ माई मनी एंड आई हैव अ राइट गिवन बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ माई स्टेट। कोई नरेंद्र मोदी, कोई केंद्र सरकार, किसी का कोई हक नहीं है कि वो हमको गाइडलाइन दे कि आप ऐसा करो। लेकिन ये गाइडलाइन देते हैं, हमको फॉलो करना पड़ता है। आप क्यों नहीं लड़ते हो? मैंने लिखा, उनको ट्वीट भी किया कि इकोनॉमी के मामले में हम पूरे स्वतंत्र हैं, फाइनेंस के मामले में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन हम पर लागू नहीं होता। आप पढ़िए संविधान और आप उसकी योजना बनाइए, लेकिन करेंगे तब तो। धन्यवाद। और जैसा कि हम बात स्थानीय नीति और नियोजन नीति की कर रहे थे और वर्तमान सरकार के कामकाज पर भी हमने बात किया, लेकिन इन सब बातों से एक बात निकल कर आती है कि इन तमाम चीज़ों में जो कहीं ना कहीं जो एक सरकार और पॉलिटिकल लोगों की इच्छा शक्ति की कमी है। अगर उन्हें इच्छा शक्ति होती तो इन समस्याओं का जो है एक न्यायपूर्ण तरीके से समाधान हो सकता है। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।